जय मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 5 में मिशन 2027 पॉलिटिकल साइंस मिशन 2027 बिहार बोर्ड क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, मिशन 2027 पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। ये हमारे चैनल का QR कोड है, इससे आप स्कैन करके क्रैश कोर्स या फिर कोई भी जो नोट्स है उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री नोट्स के लिए स्कैन करें। ठीक है, आप स्कैन करके यहाँ का जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल राज कोचिंग सेंटर का एक व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। लहरा दो परचम, कहा गया है लहरा दो परचम, अब मेहनत की बारी है, जो देखे थे सपने उन्हें सच करने की तैयारी है। कहा गया है लहरा दो परचम, अब मेहनत की बारी है, जो देखे थे सपने वह अब उन्हें सच करने की तैयारी है। ठीक है, यह है हमारा आज का मोटिवेशन। तो यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कल बता दिया था कि रजवाड़ा क्या होता है, इस सब के बारे में बहुत सारा हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन में क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या क्या चुनौतियां आई थी, इसके बारे में हमने जान लिया था। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। और आपको बताए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह क्या थे, द्विराष्ट्र विभाजन के कट्टर विरोधी थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान भी क्या थे, विरोधी थे। किसके, द्विराष्ट्र विभाजन का। हिंदू मुस्लिम में जो दोनों को बांटा गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, तो इसके विरोधी थे। ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं। जहाँ तक आपको बताया था कि 4 ऐसे रजवाड़े थे जिनको भारतीय संघ में मिलाने में क्या हो रहा था, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। जिसमें आपका सबसे पहला क्या था, जम्मू कश्मीर था। कौन था, जम्मू कश्मीर। उसके बाद दूसरा हैदराबाद, उसके बाद जूनागढ़, तीसरा मणिपुर। इन सब चारों को शामिल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रहा था। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुश्किलों को देखते हुए, बहुत सारी समस्याओं को हल करते हुए, फिर भी इनको भारतीय संघ में क्या किया, शामिल करवा लिया गया। क्या किया, शामिल करवा लिया गया। दिया हुआ है 4 रजवाड़े, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, मणिपुर को छोड़कर सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करवा लिया गया। इन चारों को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। बाद में इसको क्या किया, मिलाएंगे। इसके लिए सोचा था कि इसको जो है ना छोड़ देते हैं अभी, इसको बाद में हम मिला लेंगे। तब तक में बाकी जितना भी था रजवाड़ा सभी को क्या किया, भारतीय संघ में मिला लिया गया। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आई थी, जिसके कारण बाद में कोई शर्त रखने के कारण, किसी शर्त के वजह से क्या हुए, यह भी हिंदुस्तान में मिल गए। किसी के ऊपर भारत सरकार क्या कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, या वहाँ के जनता में चुनाव करवाया, उनका विचार लिया गया कि जो है ना आप बताइए कि आपके जो राजा है वही ठीक है या राजा को हिंदुस्तान में मिल जाना चाहिए। तो ऐसी सब बातचीत होती रही। उसके बाद क्या हुआ, इन चारों को भी मिला दिया गया। इसके बारे में पढ़ेंगे। विलय, हैदराबाद का विलय भी पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या आता है परेशानी। यहाँ पर कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये आपको बता दिए थे, रजवाड़ों को विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा योगदान दिया है। किस लिए, रजवाड़ों को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि आयरन मैन किसे कहा गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लौह पुरुष किसे कहा गया है, तो ऑप्शन में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहां पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था। ठीक है, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या था, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह भारत के स्वतंत्र भारत के मतलब देश जब आजाद हुआ था तो पहला जो उप प्रधानमंत्री बना था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो गृह मंत्री बना था वो अभी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर पढ़ना है हमको हैदराबाद का विलय। किसके बारे में पढ़ना है? हैदराबाद के विलय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हैदराबाद के विलय के बारे में। ठीक है। तो आपका यहाँ कहा गया है पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। पुराने हैदराबाद जो है मतलब देश जब आजाद हुआ था उस टाइम के जो हैदराबाद स्थल था, जगह था, वह जो है अभी भी महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में भी क्या है? इनका हिस्सा है। ठीक है। इनका हिस्सा क्या है? इन जगहों पर है। कुछ हिस्से कहा गया है, कुछ हिस्से आज भी मौजूद है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इन तीन चार जगह जो है इनमें क्या है? पुराने हैदराबाद के हिस्से मौजूद हैं। ठीक है। अगर पुराना जैसे कि हमारा भारत जो है अखंड भारत का अगर नक्शा निकाला जाए तो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है भारत, लेकिन अभी का यदि निकाला जाए तो बहुत छोटा लगता है देखने। पहले के माफी क्या है? अभी छोटा लग रहा है। तो उसी तरह जो हैदराबाद है, पहले जो हैदराबाद थे और आज के जो हैदराबाद है वह उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले के हैदराबाद आज भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ठीक है। उसके बाद हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और वहाँ के जो शासक थे ना, हैदराबाद के जो शासक थे उसको निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। जैसे कि आप लोगों ने 10th के हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां पर राजा को क्या कहा जाता था? शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। इतिहास में 10th क्लास के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जार। जार का अर्थ क्या होता था? राजा होता था। क्या होता था? राजा या शासक। क्या होता था? राजा या शासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा या शासक। जार को क्या कहा जाता था? राजा या शासक। लेकिन हैदराबाद के जो शासक थे, हैदराबाद के शासक, इनको कहा जाता था निजाम। क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। ठीक है। और इतिहास में पुराने जमाने में पहले क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। तो आंसर में लिखना है आपको, या वहाँ लिखा होगा तो वहाँ पर देखना है निजाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? निजाम। ठीक है। क्या लिखा होगा? निजाम। उसके बाद हैदराबाद का निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इनका कहना था, हैदराबाद के जो शासक थे यानी निजाम जो वो लोग बोलते थे निजाम, तो ये जो निजाम है ना, इनका कहना था कि जो हमारा हैदराबाद है, ठीक है, जो हमारा हैदराबाद है उसे आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। आजाद मतलब स्वतंत्र। क्या दिया जाए? स्वतंत्र। मतलब हम अपना राज करेंगे, रहेंगे, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो वह क्या चाहते थे कि आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। रियासत मतलब क्या होता है? रियासत मतलब क्या होता है? रियासत मतलब होता है राजपाट। क्या होता है? राजपाट। तो उनका कहना था कि जो हम राजपाट चला रहे हैं, जो हम राज कर रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। यह राज्य क्या है? आजाद है। ठीक है। जिसे हम एक तरह से विशेष दर्जा भी बोल सकते हैं कि इस राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद नवंबर 1947 में हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच 1 साल का समझौता हुआ था। कितना साल का समझौता हुआ था? 1 साल का। ठीक है, 1 वर्ष का समझौता हुआ था। हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच में 1 साल का समझौता हुआ था। हैदराबाद के किसान और महिलाओं ने
निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। हैदराबाद के जो किसान थे, क्या थे? किसान। हैदराबाद के किसान और महिलाओं ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? वो आंदोलन छेड़ दिया। क्या किया? आंदोलन छेड़ दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक है, किनके खिलाफ? तो निजाम के खिलाफ। किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ। ठीक है, हैदराबाद के किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ क्या किया? आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, आंदोलन छेड़ने का कारण बहुत ज्यादा मतलब पहले बताए थे आपको कि इनका कहना यह भी हो सकता है कि जैसे हमको चाहिए कि क्या बोलता है, विशेष राज्य का दर्जा, या फिर हम जो है ना यहीं पर राज करेंगे, हम अपना ही राज करेंगे, हम भारत सरकार में नहीं मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, किसान और महिलाएं, इनका यह कहना हो कि हमें भारत सरकार में मिलना है। इसके कारण से क्या हो गया? यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल भेजा, जिसे रजाकार कहा जाता था। और वहां पर जो है ना आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक को भेजा था। किसको भेजा था? अर्धसैनिक बल को भेजा था। ठीक है, जैसे कि एक तरफ से जो होता है ना, एनसीसी को अर्धसैनिक बल कहा जाता है। वह आर्मी ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। अगर कभी देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है, देश में जंग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जबरदस्ती एनसीसी वालों को लेके जाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जबरदस्ती सरकार की तरफ से इसलिए होता है क्योंकि आपसे पहले लिखवा लिया जाता है कि अगर देश पर कोई विपत्ति आती है तो आपको हम ले जा सकते हैं, तभी आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले अभी भारत और पाकिस्तान का अति हुआ था, तो उसमें से हम लोग को भी मैसेज आ गया था कि हो सकता है कि आप लोग को जाना पड़े, तो आप लोग पूरी तरह से रेडी रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग बटालियन से भी बात कर लिए थे, बात हो गया था वहाँ पर से, तो हम लोग भी एकदम खुश हो गए थे कि भाई जाने के लिए मिलेगा। देश के लिए मरना गर्व की बात होती है, खास करके जब तिरंगे में लिपट के आते हैं। ठीक है, तो एक वर्दी का जुनून अलग होता है। देश के प्रति आप सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हाँ, वहाँ जो अर्धसैनिक बल थे ना, उसका दूसरा नाम यानी कि उसको रजाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रजाकार। मतलब राजा के द्वारा भेजा गया जो कार्य करता है। ठीक है, राजा का जो कार्य करता है उसको रजाकार कहा जाता था। तो अर्धसैनिक बल जो था, यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल, उसको राजाकार कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? राजाकार, क्योंकि वह राजा के भेजा गया था। राजा के द्वारा क्या किया गया था? भेजा गया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? राजाकार। मतलब राजा के द्वारा भेजा गया, और उसने वह क्या था? कार्य करने वाला था। राजा किस लिए भेजता था? कार्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए। वह आंदोलन को दबाने के लिए आया था। किस लिए आया था? आंदोलन को क्या करने के लिए? दबाने के लिए। ठीक है, तो उसको अर्धसैनिक बल को भेजा गया था रजाकार, उसको रजाकार कहा जाता था। और ये जो रजाकार होते थे बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। क्या थे? अत्याचारी। ठीक है, यह रजाकार जो थे क्या थे? बहुत ज्यादा अत्याचारी थे। और उसके बाद अत्याचारी थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब हुआ जबकि गैर मुस्लिम के साथ उसने क्या किया? दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। दुर्व्यवहार क्या होता है? दुर्व्यवहार वह क्या करता था? वहाँ की जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी छोटी छोटी, और या फिर जो अभी किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी, तो उनके साथ वह क्या करता था? गलत काम करता था, बलात्कार करता था। ठीक है, क्या करता था? बलात्कार। दूसरी बात, बलात्कार करके क्या कर देता था? हत्या कर देता था उसका। ठीक है, क्या करता था? हत्या करता था। बहुत ज्यादा अत्याचारी था ये। और उसने निशाना सबसे ज्यादा किसको बनाया था? तो गैर मुस्लिम को बनाया था। किसको बनाया था? गैर मुस्लिम, मतलब मुसलमानों के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको बनाया था। ठीक है, निशाना बनाया था। तो उनके साथ बहुत ज्यादा क्या करते थे? गलत काम करते थे। क्या करते थे? बहुत ज्यादा गलत काम करते थे। उसके बाद लूटते थे उसको। क्या करते थे? लूटते थे, लूटपाट मचाते थे और हत्या तथा बलात्कार किया करते थे। यह बहुत ज्यादा दुराचार, सबसे बेकार अगर काम किया था, या कोई निजाम ने किया था, राजा जो था हैदराबाद का, उसने किया था सबसे सॉरी
वहाँ, हाँ हैदराबाद का, तो उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करवाया था वहाँ के लोगों के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जब यह सब हुआ तो भारत सरकार को यह देखा नहीं गया, जिसके बाद 1948 में वहाँ पर भारतीय सेना को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? भारतीय सेना को। किस लिए भेजा गया था? तो उस राजा को सबक सिखाने के लिए। और राजा को जब सबक सिखाया तो राजा ने क्या किया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया सैनिकों के आगे, भारतीय सेना के आगे क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद क्या हो गया, विलय हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ 1948 में, सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची और 1948 में हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। इसी तरह क्या हुआ? विलय हो गया, ठीक है। तो जुल्म नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है आपका मणिपुर का विलय। क्या है? आगे है आपका मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय आजादी के बाद कुछ दिन पहले मणिपुर के शासक महाराजा बोध सिंह ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। उसने क्या किया था, वहाँ के जो मणिपुर के जो शासक थे महाराजा, उनको महाराजा कहा जाता था, महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। कौन थे? बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था उनका? बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के शासक का क्या नाम था? बोधचंद्र सिंह, ठीक है। उसने क्या किया था, विलय के सहमति पर हस्ताक्षर तो किया था, लेकिन शर्त पर किया था, ठीक है। किस पर किया था? शर्त पर। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उसने शर्त रखा था और उसके बाद उस सहमति पत्र पर उसने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। और उसका शर्त क्या था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान की। और भारत सरकार ने उसको, मणिपुर को जो है ना, आंतरिक स्वीकृति, ठीक है, आंतरिक स्वीकृति, स्वतंत्रता क्या किया? बनाए रखा, ठीक है। आप क्या है? स्वतंत्र हैं, आप जो है क्या है? स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप क्या है? स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके ऊपर जो है ना, आप जो है किसके अंदर रहेंगे? तो भारत सरकार के अंदर रहेंगे, ठीक है। किसके अंदर रहेंगे? भारत सरकार के अंदर रहेंगे। और वहां पर संवैधानिक मतलब संविधान जो लागू हुआ था, नियम जो लागू हुआ था, वह भारत सरकार का हुआ था, लेकिन राज्य जो चल रहा था वह बोधचंद्र सिंह का चल रहा था। यानी कि राजतंत्र के अंदर ही संविधान को लागू कर दिया गया था। किसके अंदर? राजतंत्र के अंदर संविधान को लागू कर दिया। कहां पर? तो मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में चुनाव करवाया और चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम किया गया। हमने पहले ही बताया था, जनमत मतलब होता है, जन मतलब होता है जनता, मत मतलब होता है सहमति, ठीक है। मत मतलब क्या होता है? सहमति। जो मत, वोट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोट देने के लिए बोलते हैं, वोट, ठीक है। क्या बोलते हैं? वोट बोलते हैं, ठीक है। उसी को मत कहा जाता है। मत मतलब होता है सहमति। मत मतलब क्या होता है? सहमति होता है, ठीक है। क्या होता है? सहमति। तो जनमत के दबाव में मतलब जनता के दबाव में क्या हुआ, वहां पर चुनाव करवाया गया था। क्या करवाया गया था? चुनाव करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? तो मणिपुर में करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? मणिपुर में, ठीक है। कहां पर चुनाव करवाया गया था? मणिपुर में। जो कि चुनाव के बाद संवैधानिक राजतंत्र कायम किया गया। क्या किया गया था? संवैधानिक राजतंत्र। ऐसे राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में क्या होता है? अगर राजा सही मिल गया तो आपका जनता भी खुश रहेगा और देश भी सही से चलेगा। अगर राजा सही मिल गया तो जनता भी खुश रहेगी और राजतंत्र मतलब राजा भी क्या, राज भी जो होगा सही से होगा, ठीक है।
अगर राजा सही मिल गया तो अच्छा से चलेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे सास बहू में होता है कि अगर सास बहू मिल गया तो सास अगर अच्छी मिल गई बहू को तो वो ठीक है, नहीं तो बहू अगर सास को अच्छी मिल गई तो और बढ़िया बात होता है। ठीक है, यह किसके ऊपर निर्भर होता है, तो लड़की के ऊपर निर्भर रहता है कि आप किस तरह से ढलना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ गलती सास का भी होता है कभी कभी। तो क्या होता है कि अगर आपका राजा सही मिल गया, ठीक है, अगर आपका राजा सही मिल गया तो राज्य सही से चलेगा, जनता खुश रहेगी। ठीक है, जैसे बहू अगर अच्छी मिल गई तो पूरा घर खुश रहता है और घर भी अच्छा से चलता है। तो न आए दिन कलेश होते रहेगा, मार दंगा होते रहेगा, ये गरियाएगी अपने सास को और ये गरियाएगा उसकी सास को। ठीक है, ऐसे होता है। गोतनी गोतनी में और झगड़ा होगा, सास बहू में और झगड़ा होगा, बीच में बेटा पिसाएगा। तो इसी तरह होता है। राजा अगर सही मिल गया तो राजतंत्र अच्छा है, राजा अगर सही नहीं मिला तो राजतंत्र सही नहीं है। जिस तरह से शादीशुदा आदमी को बोला जाता है, शादी करके आप खुश हैं कि नहीं है, तो बोला जाता है पत्नी अगर ठीक मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। भारत में महाराज पर दबाव डालकर मणिपुर को विलय कर दिया। ठीक है, और भारत सरकार ने क्या किया, मणिपुर के जो राजा थे राजतंत्र तो कायम था ही, वहाँ पर संविधान लागू भी हो गया था। और उसके बाद उस पर दबाव डाल के क्या किया गया, उसको भारत में मिला लिया गया। उसके बाद औपनिवेशिक शासक के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। यहाँ पर है राज्यों का पुनर्गठन, मतलब फिर से राज्य का क्या होगा, गठन होगा। क्या होगा, गठन होगा, स्थापना होगा। वहाँ कहा गया है औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। और जो राज्यों का गठन किया गया था ना, तो वहाँ पर क्या गया था, प्रशासन के सुविधा के अनुसार, प्रशासन का जो सुविधा वहाँ पर दिया गया था उसके आधार पर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर प्रशासन का भी सुविधा दिया गया था राज्यों में, तो इसके आधार पर भी हुआ था। उसके बाद लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और संस्कृति बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। और ऐसा कहा जाता है कि राज्यों का जो गठन हुआ था ना, कि जैसे हम कोई किसी राज्य का गठन करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो राजा है, वहाँ के जो पहले से शासक है, वह उनका क्या कहना था कि हमारा भाषा होना चाहिए, दूसरी बात हमारी संस्कृति होना चाहिए। ठीक है, और हमारे यहाँ बहुलता मतलब होता है क्या, जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यह सब क्या था, उनकी मांगे थी राज्यों का गठन करेंगे। उसके बाद भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मतदान कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था में पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का राजनीतिक मतदान यानी कि राज्य का गठन जो हुआ था पहली बार, वह 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। किसका अधिवेशन था, तो कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, किसका अधिवेशन था, तो कांग्रेस का अधिवेशन था। पहली बार भाषा का जो हुआ था, भाषा के आधार पर जो हुए थे, वह नागपुर में यह अधिवेशन के दौरान हुआ था। और कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, वो भी पहली बार शामिल किया गया था। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश, कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग थी। और वहां का कहना था कि हमारा जो भाषा है ना, तो भाषा के आधार पर हमें राज्य घोषित करना चाहिए या हमें राज्य बनाना चाहिए। तो इसकी मांग वहां से उठी थी, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, इसका जो मांग हुआ था, इसका जो आंदोलन हुआ था ना, तो इसका नेतृत्व किया था गांधीवादी। गांधीवादी वो होता है जो गांधी जी के राह पर चलते हैं, गांधी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और गांधी जी के अनुसार कहे गए जो वर्ड है यानी बातें जो है उस पर चलना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गांधीवादी लोग कहते हैं। जो गांधी जी के बातों पर चलता है उसे क्या कहते हैं, गांधीवादी लोग कहते हैं।
तो किसने नेतृत्व किया था? गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुला के द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुला। क्या था नाम? पोट्टी श्री रामुला। ठीक है, याद रखना है सब नाम। ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना इसमें आता रहेगा। ठीक है, जिसके कारण से आपको क्या होगा, जीव उलझना शुरू हो जाएगा। पढ़ने में ही नहीं बनेगा कि कैसा नाम है नहीं है, और इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा खतरनाक जो नाम मिलेगा ना वो इतिहास में मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री में मिलेगा। तो यह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पोट्टी श्री रामुला के द्वारा। उसके बाद पोट्टी श्री रामुला 56 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठने से मौत हो गया था। इनका क्या हुआ था? आमरण नहीं होता, आकाशमत होना चाहिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो हुआ था ना, क्या हुआ था, या अनशन पर बैठे थे। किस पर बैठे थे? अनशन पर बैठे थे। और अनशन में 56 दिनों तक ही क्या हुआ था? अनशन पर रहे। उसके बाद इसका मृत्यु हो गया था। इनका क्या हुआ था? मौत हो गया था। ठीक है, किसके कारण? तो अनशन पर बैठने के कारण। जिसके बाद 1952 में आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इनके मरने के बाद ही क्या किया गया था? राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद है राज्य का पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जैसे होता है चुनाव आयोग, योजना आयोग, ये सब 10th क्लास में है, वहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर चुनाव आयोग, योजना आयोग, इसके बारे में बताया गया था। तो वो उसी तरह यहाँ पर है राज्य का पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। जो राज्य का गठन करने वाला आयोग है ना, उसका गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्य का पुनर्गठन करना था। मतलब वही राज्य को, किसी जगह को, स्थल को राज्य बनाना ही उसका कार्य था। क्या था? उसका राज्य बनाना ही क्या था? उसका कार्य था। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। और इनका राज्य पुनर्गठन आयोग जो थे ना, इनका कहना था, इन्होंने रिपोर्ट बनाया था कि जो राज्य का सीमा है ना, ठीक है, राज्य का सीमा, जैसे मान लो ये कोई राज्य है। ठीक है, ये क्या है? राज्य है। यह जो राज्य है ना, इसका जो सीमा है ना, इसके भाषा के आधार पर इसका सीमा निर्धारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके भाषा के आधार पर इसका सीमा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, वहां जो बोली जाती थी ना, वहां जो बोलते थे, उसके आधार पर क्या होना चाहिए? वहां का उसका सीमा का सीमा का नाम होना चाहिए। ठीक है, किसी राज्य का सीमा का नाम उसके भाषा बोले जाने, जो जिस भाषा, जैसा भाषा बोलते हैं वैसा भाषा क्या होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, यह याद रखना है, उनका न्यायमूर्ति कहा जाता है उनको। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। ठीक है, यह याद रखना है कि जो इसका गठन करने वाला है ना, उसका अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? फजल अली। राज्य, जैसे कि हम किसी राज्य, हम कोई घर बनाएंगे तो उसका मालिक कौन रहेगा? तो हम रहेंगे। उसी तरह हम किसी को राज्य का दर्जा दे रहे हैं, हम किसी को राज्य घोषित कर रहे हैं, तो उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो फजल अली रहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है कि उनका पूरा नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। क्या नाम था उनका? पूरा क्या नाम था? न्यायमूर्ति फजल
क्या नाम था उनका? न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, यह याद रखना है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग का जो है ना लिखा हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। अब है राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश। क्या थी? प्रमुख सिफारिश। सिफारिश मतलब होता है कि क्या बोला जाता है उसको? रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या बोला जाता है? ऑर्डर। जैसे नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ऑर्डर देता है, ये करता है, वो करता है, तो वही होता है क्या? ऑर्डर। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? सिफारिश। तो यहाँ कहा जाता है त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाता है। ठीक है, इसका सिफारिश क्या था कि त्रिस्तरीय, 3 स्तर वाला जो राज्य है ना, राज्य प्रणाली, उसको समाप्त मतलब खत्म करने का इसको मतलब सिफारिश किया गया कि इसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। 3 स्तर वाला जो राज्य है उसे क्या किया जाए? खत्म किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। उसके बाद है केवल 3 केंद्रीय शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्रीय शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। इनका कहना था कि 3 वो जो क्या बोला जाता है इसको? 3 वो जो राज्य है, 3 जो केंद्र शासित देश है, यानी कि वहां पर राज्य का बात हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्र मतलब जगह, स्थल होता है। ठीक है, तो जो 3 वो केंद्र शासित उसको बोलता है जहाँ पर क्या हो? देश का राज्य चलता हो। किसका राज्य चलता हो? देश का। जो कि वहां पर क्या हो? देश का शासन चलता हो, उसे ही क्या बोला जाता है? केंद्र। मतलब क्या होता है? पूरा देश। क्या होता है? पूरा देश। तो वही बोला जाता है केंद्र शासित क्षेत्र। मतलब जैसे हमारा बिहार है, तो बिहार क्या है? केंद्र शासित क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर पूरे भारत का जैसे प्रधानमंत्री है तो वह क्या कर सकते हैं? यहाँ पर शासन कर सकते हैं। जैसे अभी राशन बांटने का काम कौन कर रहा है? तो केंद्र सरकार कर रही है। कौन कर रही है? तो केंद्र सरकार। उसी तरह यहाँ बोला गया है कि केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को, जैसे हो गया अंडमान निकोबार और दिल्ली और मणिपुर, इन तीनों को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित को उनके नजदीकी राज्यों में क्या किया जाए? मिला दिया जाए। जैसे हमारे बिहार के बगल में कौन है? तो झारखंड है। झारखंड पहले बिहार में ही था, अब क्या हुआ है? थोड़ा सा अलग हो गया है। तो वैसे पहले के समय में जो थे ना, जिनको बोला गया था कि हमारे क्षेत्र को राज्य घोषित किया जाए, तो इनका कहना था कि जो उस क्षेत्र के है ना, जिनको राज्य घोषित कर दिया गया है, उनके जो बगल में ना उसी को मिला दिया जाए। जैसे कि बिहार को मान लीजिए राज्य घोषित कर दिया है, अब उनके बगल में झारखंड है, उनको भी वह भी बोलेंगे कि हमें भी राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इनका कहना था कि नहीं, उसको भी बिहार में ही मिला दीजिए। ठीक है, वहां वही कहा गया है कि नजदीकी राज्यों में क्या किया जाए? मिला दिया जाए। ठीक है, हाँ, सिफारिश मतलब होता है फरमाइश। क्या होता है? फरमाइश। कहा गया है राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। और वह पहले ही बताए थे कि वहां का जो सीमा होगा, किसी राज्य का जो सीमा होगा, वो उसका नाम जो होगा ना वहां के भाषा के अनुसार होगा। ठीक है, कहा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, तो जब केंद्र सरकार बैठती है, मतलब राज्य में जब बैठती है, संसदों के द्वारा जब कानून बनाया जाता है, तो उस संसदों ने पहले कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था? कि
कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब तैयार की थी? 1955 में तैयार की थी और तैयार करके प्रस्तुत किया तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उनको कहा गया कि राज्य का पुनर्गठन यह अधिनियम मतलब नियम जो है वह 1956 में पारित किया गया और देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। 14 राज्य में बांटा गया, उसके बाद 6 संघ शासित क्षेत्रों में क्या किया? बांट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1956 के पूर्व बाद भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है कि 1900 पहले के जो केंद्र शासित राज्य हैं और उसके 1956 के बाद जो भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। 1960 में क्या किया गया? मुंबई से दो को अलग किया गया। किसको किया गया? महाराष्ट्र को और गुजरात को। किसको किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात को। किससे अलग किया गया? तो मुंबई से किया गया। किससे किया गया? मुंबई से। मुंबई से अलग करके क्या बनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ठीक है, इन राज्यों को बनाया गया। उसके बाद 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि असम और नागालैंड पहले एक ही था। ठीक है, असम और नागालैंड क्या था? पहले एक ही था। जैसे बिहार और झारखंड पहले एक थे, तो उसी तरह नागालैंड और असम एक ही थे, लेकिन बाद में असम से अलग करके नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, किसे बनाया गया था? 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल को क्या किया गया था? अलग किया गया था। यह तीनों भी पहले क्या थे? एक ही थे। कौन कौन? पंजाब। ठीक है, कौन कौन? पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। ठीक है, तो यह तीनों क्या थे? पहले एक ही थे। उसके बाद 1966 में कब? 1966 में क्या किया गया? इनको अलग कर दिया गया। अलग करके कौन सा बनाया गया? तो हरियाणा बनाया गया, दूसरा हिमाचल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाया गया। फिर से जो है ना 1972 में कब? 1972 में असम से किसको अलग किया गया? असम से अलग करके क्या बनाया गया? तो बनाया गया मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा। क्या बनाया गया? त्रिपुरा। ठीक है, असम से 1972 में, ठीक है, असम को तोड़ा गया और तोड़ के क्या क्या बनाया गया? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, इसी तरह कई राज्य। सबसे पहले तो कितना राज्य था? मात्र 14 राज्य था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और 1975 में सिक्किम को भी क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 1975 को। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्किम को राज्य कब बनाया था? तो 1975 को। या राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखना 1975 को। उसके बाद 1887 में असम से अलग करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 1987 में। ठीक है, असम से अलग करके। किससे अलग किया? असम से।
सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा, इससे अलग करके धीरे धीरे बहुत बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाया गया, मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद दूसरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तीसरा है सॉरी, उसके बाद जो है ना 1887 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में। कब दिया गया था, तो 1987 में। गोवा हाल ही फिलहाल में बना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। उसके बाद अन्य राज्यों का गठन, और दूसरे राज्यों का क्या हुआ, गठन, दूसरे राज्यों का गठन, ठीक है। तो 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड और बिहार से अलग करके झारखंड। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो है ना राज्य बनाया गया 2000 ईस्वी में, मतलब हाल फिलहाल का ही बात है, 26 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कब हुआ है, 26 साल पहले। तो 26 साल पहले 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सुनने में एक ही प्रकार का लग रहा है, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया, उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद बिहार से अलग करके क्या बनाया गया, झारखंड। क्या बनाया गया, झारखंड, ठीक है। और उसके बाद 2014 में, कब, 2014 में जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, श्रीमान, हाँ, 2014 में तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी इसको क्या किया गया, राज्य बनाया गया 2014 में। ज़्यादा दिन इसका नहीं हुआ है, इसका बहुत ही कम समय हुआ है तेलंगाना को, ठीक है। 2014 हाल फिलहाल का ये बात है। आप लोग का जन्म कब हुआ होगा, 10 में हुआ होगा, 11 में हुआ होगा, इससे ज़्यादा, या 9 में, 8 में हुआ होगा। लेकिन क्या होगा, 14 तो आपको याद ही होगा। तो 2014 में क्या किया गया था, 2014 में तेलंगाना को राज्य बनाया गया था। तो हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है, आपको पहले भी बताए थे, ठीक है। तो इतना याद रखना है, हमारा जो है क्या हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। क्या हो चुका है, चैप्टर क्लोज। ये जो क्लास था हमारा पार्ट 5 था, क्या था, 5, ठीक है। कौन सा क्लास था, पार्ट 5 था। इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, याद रखना है, और कोशिश करना है घर में जो है ना पढ़ के लिखने का। और जब आप लोग मोबाइल लेके देखते हैं क्लास को, तो कॉपी लेके बैठा कीजिए और लिखा कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड थोड़ा सा तेज होगा और राइटिंग भी बैठेगा। और लिखने का तो बहुत ज़्यादा प्रयास करना है, उसको तो छोड़ना नहीं है। चंदन खत्म हो गया, बताइए अब ऑब्जेक्टिव चलता है। हाँ,